सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे ड्रॉर की नीति विज्ञान के बारे में। और ये ज्वेकल ड्रॉर जो हैं अपने आप में एक बहुत बड़े नीति विज्ञानी हुए हैं। और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इनका हालांकि जन्म हुआ, और उसके बाद जो है इन्होंने जो ड्रॉर की जो पॉलिसी है वो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। 20 मार्क्स में मेरे सामने आना चाहिए ये क्वेश्चन, क्योंकि नीति विज्ञान जो है वर्तमान में बहुत इम्पोर्टेंट है लोक प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसके साथ साथ ही सभी सब्जेक्टों में जो है पॉलिसी मेकिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। और ड्रॉर ने जो है नीति विज्ञान की आवश्यकता को क्यों समझाया है, तो ध्यान रहे जब इन्होंने नीति विज्ञान के बारे में जब डिस्कशन किया था तो इन्होंने कहा था कि देखिए, नीति की आवश्यकता, उसका महत्व और समाज के लिए जो उत्तरदायी कारक होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उन सब के ऊपर इन्होंने डिस्कशन शुरू किया था। तो मेरे सामने इनके योगदान को जो है नीति के संबंध में योगदान को निम्नलिखित पॉइंट से हम लोग रेखांकित करेंगे। सबसे पहले तो नीति विज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है। नीति विज्ञान की आवश्यकता मैं एक एक पॉइंट के हिसाब से समझाऊंगा, आप थोड़ा थोड़ा समझ लेना। नीति विज्ञान की आवश्यकता यानी नीड्स ऑफ पॉलिसी साइंसेज या पॉलिसी साइंसेज। और ठीक है, तो ड्रॉर ने 3 कारणों से इसकी आवश्यकता समझाई थी। तीनों पॉइंट्स को आप लोग यू कैन मेक ए पॉइंट। पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए, नंबर 1, पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए बेसिकली, और व्यक्तियों और समाज को नियंत्रित करने के लिए, व्यक्तियों एवं समाज को नियंत्रित करने के लिए, और सभी नियंत्रणों को नियंत्रित करने के लिए, सभी नियंत्रणों को नियंत्रित करने के लिए। ये नीति विज्ञान की आवश्यकता को यहाँ पर रेखांकित किया उन्होंने। और इसके बाद जो है अपनी अगली जो पुस्तक थी इनकी, डिजाइन फॉर पॉलिसी साइंसेज में, तो वहाँ पर आकर के इन्होंने नीति विज्ञान की रूपरेखा समझाई। तो नीति विज्ञान की आवश्यकता के बाद नीति विज्ञान की रूपरेखा जो है अगला पॉइंट बनता है ड्रॉर महोदय का। और ड्रॉर जी ने जो जिस प्रकार से नीति विज्ञान की रूपरेखा तथा विशेषताओं को रेखांकित किया है ना, उसको मैं मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, इन्होंने एक तो क्या किया, नीति विज्ञान का जो था ना पूरा, जिन जिन पॉइंट्स को ध्यान रखा नीति विज्ञान पे रूपरेखा में, वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा। देखिए, एक तो इन्होंने क्या किया, मैक्रो कंट्रोल सिस्टम डेवलप करवाया, यानी केंद्रीय चिंतन जिसको बोलते हैं, केंद्रीय चिंतन, यानी ओवरऑल एक प्रकार से सिस्टम जनरेट करवाया जिसमें नीति निर्माण से संबंधित वैकल्पिक नवाचार, प्रमुख नीतियों का मूल्यांकन, फीडबैक, इनको इसमें शामिल किया। ठीक है, और इसके बाद जो है नीति विज्ञान को का जो है एकीकरण करके एक सुपर डिसिप्लिन का निर्माण करेगा। सुपर डिसिप्लिन का निर्माण, सुपर डिसिप्लिन यहाँ पर जिसको सुपर विषय कहा जाएगा, जो परंपरागत विषयों से अलग रहेगा, पहली बात। और दूसरा जो है व्यावहारिक परीक्षणों पर आधारित होगा। व्यावहारिक परीक्षण, ये देखिए मैं फिर कहूँगा बेटा कि राइटिंग्स, चूँकि मैं मोबाइल पर ही स्क्रीन पर लिख रहा हूँ तो ये राइटिंग बहुत बुरी आ रही है। मूल रहित विज्ञान के प्रति, यानी नीति विज्ञान में संगठित सृजनात्मकता की बात की इन्होंने। मैं इन पॉइंट्स को समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम अपने पास है नहीं। इसे हम लोग बाद में कभी एक्सप्लेन करेंगे, अभी आप एग्ज़ाम के हिसाब से थोड़ा सा देख लो। और इसके अलावा जो है नीति विज्ञान के क्षेत्र पर जो है की बात की, और नीति विज्ञान के प्रभाव थोड़े से इन्होंने दिखाए। तो एक टॉपिक आप जो है देख लेना, नीति विज्ञान के प्रभाव भी, और सब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बहुत जगह जो है नीति विज्ञान के परिणाम, प्रभाव जो है देखने को नज़र आते हैं। तो नीति विज्ञान के प्रभाव भी आपको थोड़े से देखने पड़ेंगे। और इसके बाद जो है लोक नीति निर्माण के प्रतिमान या मॉडल जो होते हैं वो थोड़ा सा देख लेना। बेसिकली यदि हम लोग ड्रॉर की बात करें तो ड्रॉर ने जो चीज़ें बताई थी ना अपने इष्टतम प्रतिमान में, पॉलिसी मेकिंग के, ड्रॉर की नीति निर्माण का मॉडल, ये एग्जाम में और इम्पोर्टेंट बनता है।
ड्रॉर्स पॉलिसी मेकिंग मॉडल, पॉलिसी मेकिंग मॉडल या प्रतिमान। तो ये जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और इन्होंने क्या किया, इसके लिए कुछ चरण फिक्स कर दिए कि कैसे कैसे जो है नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। तो जब इन्होंने कहा कि जब नीतियाँ बनेंगी तो उसके 3 भाग इन्होंने बताए। 3 भाग अपने प्रतिमान में इन्होंने बनाए और मैं तीनों को अलग अलग भी समझाऊंगा। पहले मैं तीनों के नाम लिख देता हूँ। तो तीनों प्रतिमान कौन कौन से थे? एक तो है मेटा पॉलिसी निर्माण। मेटा पॉलिसी निर्माण, आप इसको ऐसे कैसे लिखोगे, मेटा पॉलिसी निर्माण, पॉलिसी निर्माण। और इसके अतिरिक्त दूसरा था पॉलिसी मेकिंग, खाली नीति निर्माण, नीति निर्माण। और एक था पोस्ट पॉलिसी मेकिंग, पोस्ट पॉलिसी मेकिंग यानी पश्चातवर्ती नीति निर्माण, पोस्ट पॉलिसी मेकिंग यानी बाद में या पश्च नीति निर्माण, बाद में नीति निर्माण। ये 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इनको अलग अलग फिर एक्सप्लेन करेंगे अपन। जैसे ए पॉइंट है अपना मेटा पॉलिसी, मेटा पॉलिसी। अब मेटा पॉलिसी को मेटा पॉलिसी आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके 7 चरण हैं। अब सातों को अलग अलग से आप सिर्फ नाम याद करो, कुछ मत करो इसमें। यानी ये जो 7 चरण है वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो है मूल्यों को तैयार करना, मूल्यों को तैयार करना, यथार्थ तैयार करना, समस्याओं को पहचानना, इसको मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि ये पेज कंप्लीट हो गया अपना। आप लोग थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मूल्य तैयार करना पहला था। दूसरा था हमारा यथार्थ को समझना। तीसरा जो पॉइंट था वो हमारा पेंडिंग था, वो था समस्याओं को पहचानना, समस्याओं को पहचानना। और अगला जो पॉइंट है हमारा संसाधनों का सर्वेक्षण, संसाधनों का सर्वेक्षण। और इसके अलावा नीति निर्माण का प्रारूप, नीति निर्माण का प्रारूप। और इसके बाद जो है समस्याओं और संसाधनों का आवंटन, छठा पॉइंट समस्याओं और संसाधनों का आवंटन। और 7वां पॉइंट जो है रणनीति तैयार करना, रणनीति तैयार करना। तो ये इस प्रकार के कुछ पॉइंट्स थे। और इसके बाद जो है द्वितीय भाग यानी जो बी पॉइंट था हमारा पॉलिसी मेकिंग यानी नीति निर्माण, उसका पोर्शन आता है। उसके फिर वही संसाधनों को बांटना और प्राथमिकता के साथ संचालन करना। देखिए, संसाधन बांट दिए, फिर प्राथमिकताएं सेट कर दी, प्राथमिकता का निर्धारण। और इसके बाद जो है महत्वपूर्ण मूल्यों का समूह, मूल्यों का समूह तैयार कर दिया। और उसके बाद जो है वैकल्पिक नीति तैयार कर दी। जैसे माना कि नीति सफल नहीं हुई तो उसके लिए वैकल्पिक नीति बना दी। लाभ और हानियों का अनुमान लगा लिया, लाभ और हानियों का अनुमान लगा लिया। इष्टतम लाभ की बात कर ली। और इसके बाद जो है 7वां पॉइंट जो है श्रेष्ठ विकल्प लागतें। तो ये था। और इसके बाद जो लास्ट में जो है पश्चावर्ती नीति निर्माण, तो ये तो और भी थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा किसी भी बच्चे के लिए पढ़ना। जो सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट को मैं थोड़ा सा ही समझाऊंगा, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। जो सी पॉइंट है उसमें है पश्चावर्ती यानी पोस्ट पॉलिसी मेकिंग, पश्चावर्ती नीति निर्माण यानी नीति निर्माण के बाद की स्थिति है एक्चुअली ये, कि इसमें क्या करना है। तो एक तो क्रियान्वयन के से संबंधित व्यक्तियों को देखो, जो व्यक्ति क्रियान्वयन कर रहे हैं ना, क्रियान्वयन करने वाले लोगों को प्रेरित करना, एक तो ये इसका काम होता है। और दूसरा जो है उस नीति को क्रियान्वित करना। और तीसरा जो है क्रियान्वयन के पश्चात मूल्यांकन करना यानी इवेल्यूशन करना। तो ये जो 3 चरण हैं, 14 और 3 17 पॉइंट बनते हैं, ये आपको देख लेने चाहिए। एग्जाम में निश्चित तौर पर ये पूछे जा सकते हैं। और बड़ा क्वेश्चन ये 20 नंबर का आएगा।
आप लोग थोड़ा सा इसको देख लेना। आप सभी को शुभकामनाएं। मैं साइमन का डिसीजन मेकिंग और पढ़ाऊँगा क्योंकि वो शायद एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है।